तो राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो एस एस सी जी डी एम टी एस की जी के जी एस की प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले दो वीडियो आ गए हैं, तो उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा से सारी चीज़ें का रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो आए। क्योंकि आप जब सबसे पहले आप वीडियो को पूरी देखें तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो की क्वालिटी क्या है। पहले मैं क्या बताऊंगा, आप पहले पूरी वीडियो देख ले, उसके बाद पता चल जाएगा कि वीडियो की क्वालिटी कितना वेस्ट है। ठीक, ऐसा कोई यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सोना। अपना आंसर सोच लीजिएगा। अभी हम बताते हैं आंसर, इसका हो जाएगा लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से क्या थे? अपरिचित थे, इसका उपयोग नहीं करते थे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, ये लोहा से परिचित नहीं थे। और हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप लोग को तो पता ही होगा, पढ़े ही होंगे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक, जहाँ मुख्य रूप से तांबे कांसे का उपयोग किया जाता था। ठीक, यहाँ पर मुख्य रूप से तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा जैसी धातुओं अच्छी तरह से परिचित थी। मतलब कि इन सभी धातुओं से ये लोग परिचित थे, इनको जानते थे, सोना को, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की ये प्राचीन शहरी सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, विश्व की प्राचीन शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता ही है। और इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था 1921 में। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इसके उत्तर में बात करें तो मांडा, इसकी चारों चौथाई क्या बोलते हैं, चौथाई। ठीक, उत्तर में है क्या? मंडा। दक्षिण में यहाँ पर दाइमाबाद। ठीक, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये जो मांडा है ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है। और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर पूर्व में आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में है सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान तक ये फैला था, और अफगानिस्तान में भी है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार था, इसको भी ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार था। लोथल यहाँ के एक स्थल है लोथल। यहाँ विशाल गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, इसको बंदरगाह था, ये विशाल बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात में पड़ता है। समुद्री व्यापारिक महत्व को दर्शाता है, वही वहाँ पर बंदरगाह था। तो बंदरगाह के माध्यम से ही समुद्र में व्यापार किए जाते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, वर्तमान में इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, इसे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु लिपि की बात करें तो ये चित्रात्मक थी। ठीक, चित्र के माध्यम से ये लोग अपना जो भी लिखने का जो प्रोसेस था, ये चित्र के माध्यम से कोई भी चीज़ को अपना ये प्रेजेंट करते थे, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो इनकी लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका। हम लोग का जैसे ये लोग लिखते हैं हम लोग, तो वो लोग लिखते नहीं थे, वो चित्र के माध्यम से कुछ अपना लिखते थे। ठीक, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, गेहूं, जौ, राई और कपास की खेती करते थे वो लोग। गेहूं, जौ और राई और कपास की खेती करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, गेहूं, जौ और राई। 2 नंबर सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 599 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 615 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 527 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 350 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं तो इसका हो जाएगा ए, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब इसके डिटेल में जानते हैं। तो 24वें अंत्य तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। और इन्होंने 5वां महाव्रत यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक, इन्होंने 5वां महाव्रत
ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पहले से 4 महाव्रत कौन थे? तो अहिंसा, इसका मतलब होता था हिंसा ना करना, सत्य, झूठ ना बोलना, असत्य, चोरी ना करना और अपरिग्रह, संपत्ति जमा ना करना। और ये 5वां जो महाव्रत है इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक, त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न थी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक, इसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताया गया। ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसको बताया गया क्या? मोक्ष की प्राप्ति का साधन। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही जानकारी और सम्यक चरित्र का मतलब होता है सही आचरण। ठीक, तो ये 3 साधन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन धर्म में 4 प्रमुख सिद्धांतों, जो ये 4 महाव्रत है, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसको ध्यान रखिएगा। समय के साथ साथ जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। समय के साथ जैन धर्म क्या होगा कि 2 भागों में विभाजित हो गया। तो एक था श्वेतांबर, ये लोग सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, श्वेतांबर थे, और एक दिगंबर थे। तो श्वेतांबर लोग, जो श्वेतांबर लोग थे, वे सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। ठीक, दिगंबर नग्न रहते थे। तो आई होप कि जैन धर्म से जो भी चीजें हैं आप लोग समझ गए होंगे, और यही सभी एग्जाम में पूछता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। 3 नंबर सवाल है, गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन के संपादक के रूप में किस वर्ष किया था? यानी कि यंग इंडिया और हरिजन का संपादन किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी की जो ये यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका थी, शायद ये पत्रिका थी, इसको कब संपादित किया था? तो ऑप्शन ए है 1919, 1933, 1920 और 1942। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1919, 1919, 1919। तो चलिए गांधी जी के से संबंधित पुस्तक एवं पत्रिकाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख पुस्तक थे हिंद स्वराज। ठीक, प्रमुख पुस्तक थे हिंद स्वराज, जो कि 1909 में इसको प्रकाशित किए थे, 1909 में हिंद स्वराज। उसके बाद है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी आत्मकथा है। ठीक, और इन्होंने 1927 में प्रथम प्रकाशन किया था, 1927 में। हिंद स्वराज 1909, सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1927 और स्वास्थ्य की कुंजी 1948। ये मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था, उनको मरने के बाद ये प्रकाशित हुआ था, स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की कुंजी। और मेरे सपनों का भारत 1947 में, मेरे सपनों का भारत का प्रकाशन 1947 में हुआ था। और गीता माता का प्रकाशन 1946 में हुआ था। तो इसको ध्यान से याद रखिए। हिंद स्वराज 1909 डेट पूछता है इसका। और सत्य के साथ, ऐसे तो इनका बुक भी ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन बुक गांधी जी ने लिखा है, तो ये सारी बुक ऐसे याद रखना है। और डेट भी पूछ लेता है इसका। स्वास्थ्य की कुंजी 1948, मेरे सपनों के भारत 1947 और गीता माता 1946। और इनके प्रमुख पत्रिकाएं और समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन ओपिनियन इन्होंने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में, यंग इंडिया 1919 में। नवजीवन 1919 में, नवजीवन 1919 में, और हरिजन 1933 में। अच्छा, शायद क्वेश्चन में कुछ गलत है शायद। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक के रूप में, अच्छा तो यहाँ पर यंग इंडिया के लिए 1919 हो जाएगा और हरिजन के लिए 1933 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो इंडियन ओपिनियन 1903 है और यंग इंडिया 1919 है, और नवजीवन 1919 है, और हरिजन 1933 है, और हरिजन सेवक हिंदी 1933 और हरिजन बंधु गुजराती 1933। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? कविराज की उपाधि ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। तो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, आप लोग को याद करने की समस्या होती होगी, सारी चीज़ें याद नहीं होता होगा। तो देखिए सारा चीज़ तो याद करना पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ इतना थोड़ी है, थोड़ा सा थोड़ी है ना कि 10 पाना है जो हम लोग आराम से उसको 10 दिन में 15 दिन में जितना दिन भी लगे रट के हम लोग 10 पाना ही तो पढ़ना है याद करने, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, तो सब चीज़ तो ध्यान नहीं रहता है। तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि उसको बार-बार इतना ना पढ़ लेते हैं ना कि वो हमारे दिमाग में मतलब छप जाता है। जैसे ही ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि नहीं यही आंसर होगा, तो ऐसे याद होता है। अगर मैं वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को बताऊँ कि कैसे याद होगा, तो जैसे मैं अपना क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो क्वेश्चन को आप लोग अपने से करने की कोशिश करिए वीडियो रोक के। फिर क्या करना है कि जो उसका डिटेल्स में ला रहा हूँ, जैसे एक्सप्लेनेशन जो हम ला रहे हैं, तो उसको क्या करें कि पहले रोक कर, जैसे ये है अभी, ठीक, इसको रोक कर क्या करना है कि पढ़ना है। खुद से पहले पढ़ लीजिए, ठीक, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और उसको फिर खुद से पढ़ने के बाद जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हम जब पढ़ेंगे उसको समझना है, और ऐसे कर करके आप लोग ये याद करिए, ठीक। तो खुद से पढ़ लिए होंगे अब मैं आप लोग को पढ़ के बता रहा हूँ। तो समुद्रगुप्त स्वयं एक उच्च कोटि के कवि और विद्वान थे। तो ये क्या थे? एक उच्च कोटि के कवि और विद्वान थे, जिस कारण इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त का शासन काल था 335 से 700 और 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के शासन काल का कितना था? तो 335 से लेकर 375 ईस्वी, और यह गुप्त राजवंश के चौथे और सबसे महान शासक में से एक थे। ये गुप्त राजवंश के कौन से चौथे नंबर के शासक थे, और ये महान शासक थे। उन्हें भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब कि उन्होंने कुछ सिक्के पर मतलब लाए थे जिन पर वो खुद बीना बजाते हुए ऐसा पिक्चर उस पर दर्शाया था। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका काल रहा है। गुप्त साम्राज्य का 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, और प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसके काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अगर पूछे तो गुप्त काल बताना है। भारतीय युग का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। और इसके संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त थे, जो कि ये शासक रहे 240 से लेकर 280 तक, 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। और उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि श्री गुप्त ने धारण की थी। विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी, ये गुप्त राजवंश के अंतिम शासक थे। विष्णुगुप्त गुप्त राजवंश के अंतिम शासक थे, और ये 440 से लेकर 540 से लेकर 550 तक ये शासक रहे थे। तो आई होप कि गुप्त वंश और समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब 5 नंबर सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रशांत महासागर। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। चलिए अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार प्रवाल भित्ति है। ठीक, प्रवाल भित्ति है कौन? ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार प्रवाल भित्ति है। ठीक, तो ये प्रवाल भित्ति समुद्र में होता है। ठीक, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और समुद्री जो पौधे होते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया वहाँ पे होता है प्रवाल भित्तियाँ। ठीक, काफ़ी विविधता वहाँ पर पाई जाती है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, तो सबसे ये बड़ा अगर ग्रेट बैरियर रीफ पूछे तो ये प्रशांत महासागर का है। उसके बाद है मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ। मेसो अमेरिकन, जो कि कुछ अब हम लोग और बैरियर रीफ के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जैसे कि मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ, ये कैरिबियन सागर में स्थित है। मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास के तट पर। कैरिबियन सागर में कहाँ पर है? तो मेक्सिको, बेलीज,
ग्वाटेमाला और होंडुरास के तट पर स्थित है। और यह दुनिया की दूसरी सबसे, पहली तो सबसे ग्रेट बैरियर, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली मानी जाती है। इसे बेलिज बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। बेलिज, ये बेलिज के तट पर भी है, मैक्सिको के तट पर भी है, ग्वाटेमाला और होंडुरास के तट पर भी है, तो इसे बेलिज बैरियर भी माना जाता है। ध्यान रखें, मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ को। उसके बाद है न्यू कैले कैलो कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है, फ्रांसीसी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया कैलेडोनिया में, ठीक। और यह दुनिया की सबसे लंबी निरंतर बैरियर रीफ और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है और यह दुनिया की सबसे लंबी निरंतर बैरियर रीफ है। उसके बाद है रेड सी कोरल रीफ। रेड सी कोरल रीफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। रेड सी कोरल रीफ ये लाल सागर में स्थित है, मिस्र, इजराइल और सऊदी अरब के किनारे। मिस्र, इजराइल और सऊदी अरब के किनारे या फिर तट ऐसे मान सकते हैं, इसकी अवस्थिति है रेड सी कोरल रीफ की। यह दुनिया की सबसे उत्तर में स्थित प्रणालियों में से एक है। यहाँ के कोरल बढ़ते तापमान के प्रति अधिक सहनशील पाए गए हैं, जो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हैं रेड सी कोरल रीफ के लिए। उसके बाद है तवताहा रीफ। तवताहा रीफ यह सुल्लू सागर फिलीपींस में है, सुल्लू सागर फिलीपींस में है तवताहा रीफ। और भारत के प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ की बात करें तो भारत के मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। भारत में 4 क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं? तो एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यह भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो प्रवाल भित्ति है, यह भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। उसके बाद है लक्षद्वीप, यह भारत का एकमात्र एटोल प्रकार का प्रवाल भित्ति है। ध्यान रखिएगा, एटोल प्रकार के पूछे तो लक्षद्वीप का हो जाएगा, ठीक, एकमात्र प्रवाल भित्ति है ये। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, हाँ देखो, एटोल कैसा होता है? तो ये घोड़े के नाल के आकार का होता है। एटोल प्रवाल द्वीप कैसा होता है? तो घोड़े के नाल के आकार का होता है। अगर मन्नार की खाड़ी की जो प्रवाल भित्ति है वह दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी यह गुजरात में है, ठीक। और यह भारत की सबसे पश्चिमी प्रवाल भित्ति है, भारत की सबसे पश्चिमी, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम में है। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, इसलिए यह दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। और कच्छ गुजरात में है और यह भारत की सबसे पश्चिमी प्रवाल क्षेत्र है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप लोग को बता दूं, जो अरब सागर में यानी कि पश्चिमी तट से नदियां जो गिरती है वो प्रवाल भित्ति क्या बोलते हैं कि डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक। वो क्या बनाती है? ज्वारनद मुख, या फिर उसको इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। और जो डेल्टा वो नदी बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है। तो आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ताप्ती। ताप्ती क्या होती है कि ये अरब सागर में पश्चिमी तट की तरफ गिरती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उन सारी नदियों को जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत की प्रमुख नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है? एस्चुरी या फिर ज्वारनद मुख बनाती है। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम घाट ये क्या है? ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। तो इधर जितनी सारी नदियाँ गिरती है क्या ये डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन इधर गिरने वाली सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है। इधर वाली क्या बनाती है? तो एस्चुरी या फिर ज्वारनद मुख बनाती है। तो पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, भरतपुझा। ये सभी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि पश्चिमी घाट में और अरब सागर में गिरती है। इसको ध्यान से याद रखिए, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, भरतपुझा। बार बार बोल के इसको याद कर लीजिए, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, भरतपुझा। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार और भरतपुझा। मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली, जैसे कि मैंने बताया, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या है कि नहीं बनाती है। उसके बाद है भारत की प्रमुख नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। अच्छा, उसका नाम यहाँ पर छूट गया है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो
पूर्वी घाट में जितनी सारी नदियाँ गिरती है, जैसे महानदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सभी क्या बनाती है कि डेल्टा बनाती है। ठीक। 7 नंबर सवाल है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में कौन सा है? बोल रहा है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में कौन है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है मालदीव। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मालदीव। ठीक, मालदीव। अब भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो जो सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं 7। ठीक। और जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? 2। तो चलिए जमीनी सीमा से लगे 7 देशों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर क्या करता है कि सीमा साझा करता है भारत के साथ। सबसे ज़्यादा 4096 मीटर सीमा साझा करता है। ठीक। भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है चीन, जो कि 3488 मीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, यह उत्तर में स्थित है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह पश्चिम में स्थित है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है और उत्तर में स्थित है। म्यांमार 1673 और 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो सबसे कम दूरी सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो ये अफगानिस्तान है। ठीक, अफगानिस्तान है। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, और ये क्रम में भी दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादातर पूछ लेता है कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा और सबसे कम अफगानिस्तान। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद है तो समुद्री सीमा से लगे 2 देश हैं, श्रीलंका, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप लोग आई होप कि आप लोग मैप का इतना तो पता होगा कि श्रीलंका किधर है, मालदीव किधर है, चीन किधर है, भूटान किधर है। ठीक। अगर आप लोगों को नहीं पता है मैप, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मैप को कम से कम इतना भारत की अवस्थिति को समझिए कि भारत के पड़ोसी देश के किधर है, भारत के कौन से राज्य किधर है, इतना तो आप लोग को नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक। नहीं तो आपको कंपटीशन में मतलब आपका स्थान कहीं पे नहीं है। अगर इतना भी नहीं पता है तो फिर आप बहुत पीछे हैं। ठीक ना? तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मालदीव कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक। और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है ये। ठीक। और वर्तमान की डाटा अपडेट किया गया है, तो ये तटीय लंबाई कितना हो गया है? 11,000 प्लस हो गया है। ठीक। वर्तमान में इस तटीय लंबाई को, क्योंकि देखिए क्या था ना, पहले ऐसे ये जो तटीय है मैदान है, सॉरी, ये जो तट हो गया भारत का, इसको एकदम सीधा मतलब स्ट्रेट मापा जाता था। लेकिन क्या है ना कि जैसे ये जो भारत के ऐसे तो सीधा तो नहीं है, ऐसे ऐसे होगा, मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो भारत का स्थिति है, पूरा इस सारी डिस्टेंस को कवर किया गया है। तो जैसे टेढ़ है तो जहाँ पर पूरा टेढ़ा का भी डिस्टेंस लिया गया है। तो इस प्रकार अभी जो वर्तमान में अपडेट किया गया है इस दूरी को, तो 11,000 प्लस हो गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 109, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 110 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110। तो भारतीय संविधान में धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। तो चलिए अभी हम लोग धन विधेयक के बारे में पूरे अच्छे से जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में धन विधेयक से संबंधित मुख्य अनुच्छेद निम्नलिखित है। तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो एक है 110 और एक है अनुच्छेद 109 और एक है अनुच्छेद 117। तो 110 में क्या है? तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात कही गई है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि किन विधेयकों को धन विधेयक माना जाता है। ठीक। तो इसमें क्या बताया गया है कि कौन से विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। इसमें कर लगाने, सरकार द्वारा उधार लेने और संचित निधियों से धन निकालने जैसे विषय शामिल है। क्या शामिल है? तो टैक्स लगाना, सरकार द्वारा उधार लेने, संचित निधि से धन निकालने जैसे विषय शामिल है। और अनुच्छेद 109 की बात करें तो इसमें विशेष प्रक्रिया कुछ है। ठीक। यह अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।
मतलब कि 109 क्या है कि धन विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। जैसे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक, धन विधेयक क्या है कि केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, यही से क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, लोकसभा में सिर्फ पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। उसके बाद है लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में को भेजा जाता है, जिसके पास केवल 14 दिन का समय होता है। क्या होता है कि ये लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो वो उस पर क्या करता है कि उसके पास 14 दिन ही समय होता है, वो भी साइन कर देने के लिए। ठीक, अगर 14 दिन तक नहीं किए तो फिर भी ये बिल क्या हो जाता है कि पास हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, तो लोकसभा की है। ठीक, राज्यसभा की उतनी मेजोरिटी नहीं है। उसके बाद है अनुच्छेद 117, जो कि वित्तीय विधेयक से संबंधित है। वित्तीय विधेयक से संबंधित है। यह अनुच्छेद वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। ध्यान दें कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्या यहाँ पर ध्यान देना है, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। और धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति, और ऑप्शन डी है राजमन्नार समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो चलिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 51 के ए या फिर 51 के क में। ठीक, 51 के ए। ठीक, और यह भाग 4 के ए में इसका प्रावधान है। भाग अगर पूछेगा तो 4 का ए हो जाएगा, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का ए हो जाएगा। इन्हें पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसको सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक, रूस से इसको लिया गया है। और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कुल संख्या प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इनकी कुल संख्या 11 हो गई। तो पहले मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद एक और क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वो मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का जिम्मेवारी है कि उसको पढ़ाई लिखाएं। ठीक, और ये मौलिक कर्तव्य देश की जनता के लिए है। ठीक, मौलिक कर्तव्य क्या है, देश की जनता के लिए है। देश में अच्छे से सारी चीज़ें को मानने के लिए, देश में अखंडता एकता सारी चीज़ें बनाए रखने के लिए सारी नियम इसमें रखा गया है। 10 नंबर सवाल है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखें, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, मतलब जोड़े गए थे संविधान में। ठीक, तो इसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता और समानता, और ऑप्शन डी है संप्रभुता और न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो क्या क्या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को बाद में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। चलिए, तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो ये 1976 में किया गया था, और प्रस्तावना में संशोधन पहली बार 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था।
मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था, जैसा कि हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में जान भी गए हैं। 4 के ए में है और 51 के अनुच्छेद में है, ठीक। और जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 है, ठीक। संसद की सर्वोच्चता, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। संसद की सर्वोच्चता यानी कि संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, ठीक। लोक जो संसद की सर्वोच्चता किसमें है, तो संविधान संशोधन अगर कोई संशोधन करता है संविधान, तो उसमें न्यायिक जांच नहीं हो, यानी कि कोर्ट का उसमें कोई रिलेशन मतलब कि कोई भागीदारी नहीं होगी, ये संसद ही इसका सारा चीज करेगा, ठीक। लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल क्या था कि 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था। इसी संविधान संशोधन में लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 साल कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है समवर्ती सूची में बदलाव। शिक्षा, वन और वन्य जीव की सुरक्षा, नाप तो जैसे विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो कौन कौन? शिक्षा, वन, वन्य जीव की सुरक्षा, नाप तल, ये सारी विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के जितने भी विषय है उस पर कानून केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार बनाता है, और राज्य सूची पर जितने भी राज्य सूची में विषय है उस पर कानून राज्य सरकार बनाता है, किसी भी राज्य का। उसके बाद समवर्ती सूची होता है, तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची को समझ गए होंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत की सर्वोच्चता, नीति निर्देशक सिद्धांतों की सर्वोच्चता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कुछ मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उस पर क्या है कि कुछ मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई है। राष्ट्र की बाध्यता, कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि जो कैबिनेट का गठन होता है तो उनका सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। 11 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का रक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। भारतीय संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊंची और अंतिम न्यायिक अदालत है, ठीक। देश की सबसे ऊंची और अंतिम न्यायिक अदालत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को शपथ ली थी। 24 नवंबर 2025 को शपथ ली थी। और 92वें न्यायाधीश की बात करें तो वो BR गवाई थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, BR गवाई, ठीक। और न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां और कार्य प्रणाली का वर्णन है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का भाग पूछे तो भाग 5 हो जाएगा, अध्याय 4 हो जाएगा और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियां और कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है, ठीक। उसके बाद है 12 नंबर सवाल, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आप लोग को मैं बता दूं कि पहले जो योजना आयोग था जिसका की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, उसको
स्थगित करके उसके जगह पर क्या लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। ठीक, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2016 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग, जिसका कि फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक। इसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक, थिंक टैंक नीति आयोग को। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। और इसके अध्यक्ष सेम योजना आयोग की तरह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 13 नंबर सवाल है, जीएसटी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बोल रहा है कौन होता है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है केंद्रीय वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है आरबीआई के गवर्नर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री।